कहते हैं चमत्कार होने में देर नहीं लगती और ये चमत्कार विराज जिंदल के साथ होने वाला था, जिसे इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था। और तो और ये अच्छी बात थी कि जिंदल परिवार के बिजनेस का साम्राज्य कोने कोने में फैला हुआ था। लेकिन क्या जिंदल परिवार का वारिस कोई भी हो सकता है? क्या किसी अनाथ और कंगाल इंसान को रातों रात उत्तराधिकारी बनाया जाएगा? नहीं ना, बिल्कुल ऐसा जरूरी नहीं है कि विराज जिंदल ही शमशेर जिंदल का उत्तराधिकारी होगा, और ऐसा भी नहीं है कि वो उत्तराधिकारी नहीं हो सकता। विराज जिंदल को एक परीक्षा देनी होगी जो उसे धनंजय काका द्वारा मिलने वाली थी। तो क्या विराज जिंदल वो टेस्ट पास कर पाएगा? विराज जिंदल ने जैसे तैसे पूरी रात भूखे पेट निकाली और अगले दिन जब उसने अपना काम पूरा करने के बाद 50 रुपए मिले तो सबसे पहले उसने कैंटीन जाकर 2 वड़ा पाव खाए और अपना पेट भरने के बाद उसके कदम सीधा क्लासेस की तरफ बढ़ने लगे थे। क्लासरूम में जाने के बाद विराज ने अपनी नोटबुक निकाली और पढ़ने के लिए तैयारी करने लगा। तभी अचानक उसकी नाक में मन को महकाने वाली खुशबू का एहसास हुआ और उस खुशबू से विराज पूरी तरह बहक उठा था। अपनी नजर को किताब से हटाते हुए जब विराज ने उसके सामने जानवी को देखा, जो गुलाबी ड्रेस में गुलाब के फूल को भी शर्मिंदा कर रही थी और विराज को देखकर मुस्कुरा रही थी, तो विराज की आंखों में भी शराब का नशा दमकने लगा था। उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे। इतने करीब से विराज ने पहले कभी जानवी को नहीं देखा था। विराज अभी संभला भी नहीं था कि जानवी ने मुस्कुराते हुए अपना मुंह खोल दिया। विराज, हम सब कल लोनावला ट्रिप पे जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ चल रहे हो? जानवी की मुस्कान ने विराज के दिल को हिलाकर रख दिया था। उसकी आंखों में डूबकर विराज को भरी गर्मी में भी ठंडी का एहसास हो रहा था। जानवी की आंखें अभी भी विराज पर ही डोरे डाल रही थी। हालांकि जानवी जानती थी कि विराज को पैसों के मामले में किन सिचुएशन से जूझना पड़ता है, लेकिन चूंकि विराज भी उनकी क्लास का एक सदस्य था, इसीलिए जानवी बस अपनी ड्यूटी का फर्ज अदा कर रही थी। मैं कल नहीं चल सकता, मुझे बहुत काम है। विराज के मुंह से एक नॉर्मल सा बहाना बाहर आया, जिसे शायद सभी लोग जानते थे। विराज का जवाब सुनने के बाद जानवी के मुंह से कोई शब्द बाहर नहीं निकले। जानवी के 2 कदम विराज की टेबल की तरफ बढ़े और उसने एक पेन स्टैंड को विराज की टेबल पर रखते हुए कहा, ये एक छोटा सा गिफ्ट है जो मैंने सभी के लिए बनाया है। अब चूंकि कल तुम्हारे पास समय नहीं है और तुम हमारे साथ नहीं चल सकते हो, तो तुम मेरी तरफ से इस गिफ्ट को रख लो। क्लासरूम में बाकी बच्चों के लिए उस पेन स्टैंड के प्रति क्या सोचना था ये तो पता नहीं, लेकिन विराज के लिए वो पेन स्टैंड बहुत काम का था। विराज ने तुरंत ही उस पेन स्टैंड को उठाया और उसके मुंह से कुछ अजीब शब्द बाहर आए। मेरे पास इसके लिए पैसे नहीं है। विराज के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर जानवी को शर्मिंदगी का एहसास हुआ और उस एहसास को एक पल में गायब करने के लिए जानवी ने तुरंत ही विराज को देखते हुए अपना हाथ हिलाया और मुस्कुराते हुए बोली, अरे तुमसे पैसे कौन मांग रहा है? ये मेरी तरफ से गिफ्ट है और गिफ्ट को पैसे से नहीं वैल्यू किया जाता है। ये मैंने सभी के लिए बनाया है और ये मैं सबके लिए लाई हूँ। जैसे ही जानवी ने अपनी बात खत्म की, वैसे ही वरुण अग्रवाल, जो जानवी का खास दोस्त था, उससे रहा नहीं गया। वरुण को जानवी का विराज से बात करना कुछ खास पसंद नहीं आया और उसने तुरंत ही जानवी को अपनी ओर खींचा और विराज को गुस्से में देखते हुए बोला, साले गरीब, तेरे दिमाग में बस पैसा ही भरा हुआ है। क्या तुझे पता है कि हमारे जानवी के थॉट्स कितने अच्छे हैं? जानवी, तुम भी यार, मैंने तुम्हें बोला था कि ये लड़का अच्छा नहीं है, लेकिन तुम मेरी बात सुनती ही नहीं हो। वैसे भी तुम कुछ दिनों से कितनी बिजी हो इन गिफ्ट्स को बनाने में, लेकिन हर किसी को इस गिफ्ट की वैल्यू नहीं होगी और इस इंसान को तो बिल्कुल भी नहीं। वरुण प्लीज ऐसे मत बोलो। जानवी ने वरुण को संभालने की कोशिश की, लेकिन वरुण तो बेकाबू होता चला गया। ओह अच्छा, तो तुम इसकी तरफदारी भी करने लग गई। ओह, मैं तो भूल ही गया कि तुमने पूरी क्लास में बस इसे ही गिफ्ट दिया है, या ये सब कुछ इस विराज के लिए ही है। वरुण के बर्ताव ने क्लासरूम के माहौल को खराब कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ इशिता, जो शांति से एक कोने में खड़े होकर पूरे नजारे के मजे ले रही थी, उसने भी आग में घी डालने का काम किया। जानवी, वरुण सही तो कह रहा है, तुमने हमारी ट्रिप पर इस गरीब को क्यों इनवाइट किया? क्या तुम्हें नहीं पता कि इसके पास पैसे नहीं होते हैं? हमें इसका ध्यान रखना पड़ता है और मेरे लिए तो ये सुपर अनोइंग बन गया है।
और तो और अगर ये हमारे साथ ट्रिप पर चलेगा तो लाइब्रेरी कौन साफ करेगा? अगर लाइब्रेरी साफ नहीं हुई तो इसके हिस्से के पैसे नहीं मिलेंगे। पैसे नहीं मिलेंगे तो नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? जैसे ही इशिता ने अपनी बात खत्म की वैसे ही पूरी क्लास हंसने लगी और सभी का ध्यान विराज की तरफ एकत्रित हो गया, जिस वजह से विराज अंदर ही अंदर मायूस और शर्मिंदगी के घूंट पी रहा था। दूसरी तरफ पूरी क्लास को विराज की असलियत पता थी और रोज उसका इस तरह मजाक उड़ाया जाता था। वाह रे किस्मत, कुबेर के सोने का सिक्का तो दिया, लेकिन उससे क्या होगा? ये मेरी इज्जत, गरीब, नंगा, न जाने क्या क्या, और मैं ये सब रोज देखता हूँ। मुझे पता है कि मैं कैसे झेलता हूँ, लेकिन क्या करूँ? क्या किसी के पास है इसका जवाब? मनी मन विराज अपनी किस्मत को कोसता रहा और तभी इशिता, इशिता, तुम अपने क्लासमेट से इस तरह बात बिल्कुल भी नहीं कर सकती हो। चूंकि क्लास की लीडर जानवी थी, इसलिए इस बार क्लास वालों ने जानवी का गुस्सैल रूप भी देखा जब जानवी इशिता पर विराज को लेकर गुस्सा हुई। बात महज एक ट्रिप और गिफ्ट से शुरू हुई थी। जानवी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि बात कुछ इस तरह बिगड़ जाएगी। इससे पहले कि जानवी विराज को अपना कोई रिएक्शन देती, तभी एकाएक क्लास के बाहर जोर जोर से कुछ आवाजें आने लगी। देखते ही देखते एक लड़की, जिसका चेहरा धूप की वजह से पूरा लाल हो गया था, वो क्लास में दाखिल हुई और जोर से चिल्लाते हुए बोली, सुनो, कुछ बड़ा होने वाला है। मैंने सुना है कि इंडिया के सबसे अमीर इंसान शमशेर जिंदल ने अपने पोते को ढूंढने के लिए किसी को भेजा है। वो चाहते हैं कि उनका पोता उनका काम संभाले। जिंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, जिंदल होटल्स, जिंदल सीमेंट। ओह डूड, ये न्यूज़ तो फायर है। OMG, शमशेर जिंदल का बिजनेस। यार वो तो बिलियनियर है, अरबों खरबों का मालिक है वो तो। एक बच्चे ने पूरी क्लास के सामने अपनी राय रखी और देखते ही देखते रायनुमाओं का कुछ तांता सा लग गया था। अरे शमशेर जिंदल का बिजनेस कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। हम तो वो ही जानते हैं जो हमने न्यूज में और मीडिया रिपोर्ट्स में देखा और पढ़ा है। ना जाने उसके पास क्या कुछ होगा। क्या तुम लोगों को पता है कि उसका काम वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है? काश मेरे दादा का नाम होता शमशेर जिंदल, तो मैं उछल उछल के ही मर जाता। बातों का सिलसिला अब जोरों शोरों से शुरू हो गया था और पूरी क्लास में बस एक ही नाम गूंज रहा था और वो था शमशेर जिंदल। अरे भाई तू शांत हो जा। तेरा सरनेम अग्रवाल है, तेरा दादा तो शमशेर जिंदल नहीं हो सकता। तू अग्रवाल और वो जिंदल, उसके पोते का सरनेम भी जिंदल ही होगा। हर तरफ बस जिंदल जिंदल की बातें हो रही थी कि तभी अचानक वरुण का ध्यान विराज की तरफ गया। वरुण ने एक नजर विराज पर डाली और तुरंत ही अपना सिर ना में हिलाते हुए बोला, ये नहीं हो सकता। ऐसे तो कई लड़के होंगे जिनका सरनेम जिंदल होगा, लेकिन ये फकीर तो बिल्कुल भी नहीं। वरुण के रिएक्शन के तुरंत ही बाद, आ रहे हैं, वो हमारे क्लासरूम की तरफ आ रहे हैं। बोलते हुए वो लाल चेहरे वाली लड़की फुदकने लगी। तभी अचानक काले कपड़े पहने हुए कुछ बॉडीगार्ड्स ने क्लासरूम का दरवाजा खोला और एकाएक क्लासरूम में दाखिल हुए। उनके हाथों में बड़ी बड़ी गन्स थी, जिसे देखकर कुछ बच्चे पूरे ही घबरा गए थे। उन बॉडीगार्ड्स के पीछे एक इंसान और था, जिसके माथे पर योग्यता का तेज भाव और चेहरे पर कठोरता थी। काले सूट और बूट में क्लासरूम में एंटर हुआ और वो कोई और नहीं बल्कि धनंजय काका थे और उनके साथ था उनका वफादार जग्गी, जो देखने में और लोगों को शूट करने में बहुत स्टाइलिश था। इस वक्त सभी की नजर धनंजय काका और जग्गी पर चिपकी हुई थी। सभी को लग रहा था जैसे मानो कोई शिकारी उनका शिकार करने आया हो और सभी की जान हलक में आ गई थी। लेकिन सभी की सोच से बिल्कुल अलग धनंजय काका और जग्गी विराज जिंदल के सामने खड़े थे। धनंजय काका के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट का भाव पैदा हुआ और उन्होंने विराज के सामने झुकते हुए उसे इज्जत दी और मुंह खोलते हुए कहा, छोटे मालिक, हम आपको यहाँ से लेने आए हैं। छोटे मालिक? ये बूढ़ा इंसान विराज जिंदल को छोटा मालिक बोला। क्या शमशेर जिंदल का पोता विराज जिंदल है? ओह डैम, दिस इज इनसेन। कुछ ऐसे ही शब्दों के साथ पूरा क्लासरूम दहल उठा और ये नजारा देखते हुए वरुण अग्रवाल की पैंट गीली हो गई थी और वो चक्कर खाकर बेहोश हो गया था। सभी से अलग विराज जिंदल ने अपने आप को शांत रखा। अपनी मेंटल एबिलिटी को ढाल बनाते हुए विराज ने अपनी ओर इशारा करते हुए धनंजय काका से कहा, क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं? जी जी छोटे मालिक,
हम सभी आपको 18 सालों से ढूंढ रहे हैं। आज जाकर हमें आपके दर्शन हुए और हम आपको लेने आए हैं। ये बोलने के बाद धनंजय काका ने जग्गी को इशारा किया और देखते ही देखते धनंजय काका के हाथों में एक फाइल आ गई जिसमें विराज जिंदल की सारी जानकारी लिखी हुई थी। हमारी इन्वेस्टिगेशन और वेरिफिकेशन से हमें ये पता चला है कि आप ही शमशेर जिंदल के पोते विराज जिंदल हैं। आपके पिता जोगराज जिंदल शमशेर जिंदल के बेटे थे। ये पहली बार था कि जब विराज ने अपने पिता का नाम सुना, जोगराज जिंदल, और उसे सुनकर विराज के शरीर में कुछ अजीब एहसास हुआ। लेकिन जब विराज ने उस डॉक्यूमेंट को ध्यान से देखा तो पाया कि वो सारे डॉक्यूमेंट सही थे और उसमें विराज के बारे में पूरी डिटेल्स थी। इसका मतलब ये तो तय था कि उनके हाथों में सही इंसान लग गया था। जैसे मानो विराज को अश्योर करने के लिए धनंजय काका ने उसे एक डॉक्यूमेंट बाहर निकालने और उसे टेबल पर रखने का संकेत दिया। उसी समय धनंजय काका ने विराज को एक फोन दिया जो उसके लिए तैयार किया गया था। छोटे मालिक, ये जिंदल परिवार के उत्तराधिकारी के लिए क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है। आपको केवल यहाँ साइन करने की जरूरत है कि जिंदल ग्रुप के 15% शेयर आपके हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट डुप्लीकेट है और इंटरनेशनल मार्केट में कानूनी रूप से वैलिड है। धनंजय काका के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर विराज का ध्यान उस एक दस्तावेज पर जाकर अटक गया था और उसकी नजर एक कण भी उस डॉक्यूमेंट से बाहर नहीं निकल रही थी। आखिर ये विराज के साथ क्या हो रहा था? क्या शमशेर जिंदल की सच में कोई औलाद थी या फिर विराज को जिंदल ग्रुप द्वारा बलि का बकरा बनाया जा रहा था? क्या विराज उस डॉक्यूमेंट पर साइन करेगा? विराज को अपनी योग्यता साबित करने के लिए क्या करना होगा? क्या विराज अपनी योग्यता साबित कर पाएगा? क्या विराज ही होगा शमशेर जिंदल का आखिरी वारिस? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।